जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिना रुके सुपरफास्ट तरीके से एक एक क्वेश्चन को पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो है हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो जो है सुपरफास्ट रहने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ईमानदार से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना स्कोर बहुत अच्छा करते हैं तो ईमानदार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, केवल एक ही उद्देश्य है कि जिस कंपटीशन में आप बैठें, चाहे कोई सा भी लेवल हो, बस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो जाएं। टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते इसी उम्मीद के साथ आ जाइए सभी स्टूडेंट और वीडियो को देखिए, क्लास को एंजॉय कीजिएगा। तो टॉप क्वेश्चन की लिस्ट में सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है और ये कह रहा है, क्या चेक करेंगे सर, ये क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? अगर हम साथियों बात करें विशिष्ट चालकता की तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं बात करता है ओम इनवर्स की। ओम इनवर्स की बात करता है और सेंटीमीटर की इनवर्स की बात ये करता है। तो जो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सी मान रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन 20 क्वेश्चन को हमें 15 से 20 मिनट के अंदर ही उड़ा देना है। स्पीड थोड़ा मॉडरेट रहने वाली है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा मॉडरेट रहने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ना है और एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो है उठाना है क्वेश्चन को। तो आपकी स्क्रीन पर दूसरे क्वेश्चन आ चुका है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलो। कह रहा है किसी पदार्थ की विक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? क्या एक्टिवेशन क्वांटिटी पर डिपेंड है, एटॉमिक मास पर डिपेंड है, समतुल्य द्रव्यमान पर, या आपने कहा अणुद्रव्यमान पर, सक्रिय मात्रा पर? ठीक है, तो विल बी द ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो सबसे पॉजिटिव जो इसका आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? सक्रिय मात्रा होगी। ठीक है, अपना लेवल चेक करते रहेंगे, ईमानदार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, विकास लेक्चर इसी नाम से आपको जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड टू, है ना, लाइब्रेट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, है ना, 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा हो, विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह है। मतलब आपके पास आई की वैल्यू यहाँ पर कह रहा है चेक करने के लिए। सबसे पहले आप मुझे एक बात तो बता दो, सिल्वर नाइट्रेट की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ AgNO3 के साथ ये होगा। क्या सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होता है? बिल्कुल। इसको आपने कर दिया आयनाइजेशन, Ag पॉजिटिव और Cl क्या है सर? Cl NO3 क्या है सर? नेगेटिव है। अगर NO3 नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? Ag आयन क्या करेगा सर? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं, अपचयन करेगा, इसका Ag आयन का क्या होगा? अपचयन होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो Ag क्या बन जाएगा? सॉलिड स्टेट में ही बन जाएगा। राइट, मैंने कहा अगर सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण करेगा तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा सर? अपचयन हो जाएगा। क्या? क्योंकि एक धातु है ना, और जो धातु होती है उसका यहाँ पर अपचयन होता है। खैर, आप मुझे एक बात तो बता दो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको यहाँ पर बिना किसी फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नॉर्मली। आप मुझे ये बताओ, जो सिल्वर होता है इसका परमाणु भार कितना होता है? क्या 108 होता है? बताओ। अब आपने कहा सर की मात्रा कितनी होगी? 108। तो 108 से 108 उठा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 फैराडे। राइट, तो जो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर A, B या D मार रहे हैं तो वो जरा समझेंगे। विद्युत धारा की मात्रा पूछिए, और कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, एम्पियर लगाते हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। तो इसका जो ऑप्शन बैठता है वो ऑप्शन नंबर C बैठता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ भी है। हालांकि कई बार इस पे अपवाद भी आता है कि सर विद्युत धारा का जो मात्रा है, विद्युत धारा को एम्पियर में लेना चाहिए। बात आपकी सही है, बट यहाँ पर जो आयोग ने मारा है इसका आंसर वो 1 फैराड माना है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए
अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको। व्हाट इज हैपन्स एट द कैथोड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया पर कैथोड पर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं बात कि एक तो है इलेक्ट्रोलाइसिस और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है और एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कन्फ्यूजन सबसे बड़ा सर ये है कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन क्या अलग अलग बात है। तो बिल्कुल सर अलग अलग बात है, एक बात नहीं है। तो दोनों ही बात क्या है, अलग अलग है। अब दोनों बात अगर अलग अलग है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे यहाँ पर सोचते हैं क्या कि सर इस पे ऑक्सीजन होगा या इस पे अपचयन होगा या फिर यहाँ पर पदार्थ का जो है विघटन होगा या जल अपघटन होगा, आपने कहा सर हमें वो आंसर चाहिए जो इसने आयोग ने जो इसको माना था। तो विल बी द ऑप्शन नंबर सी। तो आयोग मानता है वो इसका ऑप्शन नंबर सी मानता है। बट अगर आप चाहें तो विद्युत अपघटनी सेल के बेस पर इसका आंसर ऑक्सीजन या फिर अपचयन में उसके हिसाब से बैठा सकते हैं कि जो भी कैथोड पर रिएक्शन होती है। आपने कहा विद्युत अपघटन सेल कैसी होती है, क्या ऐसी होती है, बिल्कुल। और विद्युत अपघटन की अगर मैं सेल की बात करूं तो जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है और जो निगेटिव होता है वो कैथोड होता है। बताओ जी, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो कैथोड पर होता है, बताओ कैथोड पर क्या होगा सर। यहाँ से जो है धारा इधर से इधर जाएगी, धारा जो है वो प्लस के अंदर से निकलेगी, ठीक है। प्लस के अंदर से जो धारा है वो इधर, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस के अंदर से जो धारा है वो निकलेगी, है ना, ऐसे धारा चलेगी और इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलेगी। तो इस बेस पर भी आप इसका आंसर लगा सकते थे, बट यहाँ पर सेल नहीं दिया गया तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू द इलेक्ट्रोलाइसिस एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपने कहा सर आंख बंद करके मार दीजिएगा, ईंधन सेल, फ्यूल सेल की ये बात करता है। आपने कहा ईंधन सेल कैसी होती है, जिसमें दो इस तरह के एनोड कैथोड बनाए जाते हैं और एक तरफ से ऑक्सीजन और एक तरफ से हाइड्रोजन को भेजा जाता है और लगातार पानी को प्रवाहित किया जाता है और ये मेरे पास यहाँ पर जल होता है। ये बात करता है किसकी सर, ये बात करता है फ्यूल सेल की बात करता है क्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को एक बार देख लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। हालांकि ये इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन अगर ना भी दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमें यहाँ पर चेक करना है क्या कि सबसे ज्यादा किसकी ऑक्सीजन संख्या, कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करेगा। आपने कहा सर जिंक तो नहीं कर सकता, स्कैंडियम, इसके परमाणु क्रमांक बता दो। स्कैंडियम का कितना होता है 21, आयरन का कितना होता है 26 और जिंक का 30 और Mn का 25। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन संख्या कौन प्रदर्शित करेगा, Mn। क्यों करेगा, इसका रीजन है सर, वैसे तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, बट आपको थोड़ा सा क्लियर करना होगा कि जो हमारे पास Mn होता है तो Mn में जो केस बनता है D5 का, है ना, 3D5, इसकी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जब आप इसमें एक 2 3 4 5 तो एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इस तरीके से ये भरते हैं। अब जैसे ये किसी नए मतलब नए एलिमेंट्स के साथ या कोई दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो है जोड़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर होगा हमारा Mn मैग्नीज जो होगा सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर सकता है। तो ये है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो डी के साथ चला जाएगा, Mn के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल। निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल कौन सी है। लेक-लांचे सेल है या लेड स्टोरेज बैटरी है या साधारण सेल है या इनमें से सभी। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर। क्या लेड स्टोरेज सेल होगा, जो लेड संचयक सेल होती है जिसमें Pb और PbO2 जो लगे होते हैं, है ना, एनोड और कैथोड के रूप में। तो विल बी द ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड थोड़ा सा बना करके रखेंगे, बात सेम ही है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है।
विच मेटल हैज द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी। आपने कहा जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होता है, इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होगा, उसकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। क्यों? आपने कहा सर इसका रीजन जो होगा लोवेस्ट, इसका रीजन ये होगा कि जितना ज़्यादा हमारे पास परमाणु बड़ा होगा वो उतना ही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है निकालेगा, है ना। तो इसका मतलब लिथियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 3, पोटेशियम का 19, सोडियम का कितना होगा 11, सीजियम की बात करता है क्या 55 की। तो कहीं ना कहीं बात करता है सबसे ज़्यादा कम एनएन ऊर्जा किसकी होगी, 55 की होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 55 है ये सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक है। तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, जिसका ज़्यादा परमाणु क्रमांक होगा उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ही कम होगी। तो इसका ऑप्शन जो है फिलहाल डी के साथ चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, इसको भी एक बार देख ले जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड इज पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से लैंथेनाइड अणुचुंबकीय व्यवहार करता है। तो कहीं ना कहीं यूपियोरियन की बात करता है क्या, तो EU2 की बात करता है। तो ये हमारा अणुचुंबकीय होता है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसकी डिटेल भी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो वहां पर आप इसको फुल लेक्चर में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कैन बी ऑबिडेंट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन विद्युत विच्छेदन धातु से प्राप्त किया जा सकता है। बताओ, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम या सिल्वर। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। क्या सिल्वर के साथ चला जाएगा? हाँ जी, क्या सिल्वर के साथ चला जाएगा? मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो इनमें अच्छा जो धातु होगा, कैल्शियम को हम तार के रूप में ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, सोडियम को भी हम नहीं करते हैं, है ना, एल्यूमिनियम को किया जा सकता है और सिल्वर को किया जा सकता है। अब हमें ये छांटना है कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, सिल्वर का है 47, इसका 13 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ज़्यादा पॉजिटिव डी वाला होगा। हालांकि बी वाला भी इसका सही हो सकता है, लेकिन अगर बात इसके और इसके ज़्यादा की कंपेरिजन में हो, यहाँ पर अधिक भी देना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं, तो इसका ऑप्शन ज़्यादा डी वाला ज़्यादा सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग आयन। आपको ध्यान रखना है जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो कौन होता है सर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, है ना 53। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अपचयक वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा ये वाला आयोडीन, आयन, ये ऊपर आयन है ऐसे बना हुआ है आयन, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर प्रबल आक्सीकार रख देता तो फिर हमारा फ्लोरीन हो जाता, बट फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको भी एक बार देख ले जाए। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी। बताओ सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी। सेमी इनवर्स होना चाहिए, सेमी इनवर्स, ये रहा सेमी इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगर सेल कांस्टेंट की बात करें तो बताओ क्या होता है, L/A। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है भाई, L/A। तो सेमी अपॉन सेमी स्क्वायर, तो एक सेमी से एक सेमी उड़ा दो तो 1/सेमी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आ गया। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और स्पीड के साथ इसको करेंगे। फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ ऑफ द रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फैराडे विद्युत अपघटन नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताओ, क्या धनायन की गति से है। धनायन के परमाणु भार से तो कोई मतलब नहीं है, गति से भी ऋणायन की गति से। ऋणायन धनायन की तो गति दोनों की एक साथ है। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, ये ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, ये ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, दोनों ही होगा, धनायन भी होगा ऋणायन भी होगा। तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर डी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो विल बी द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है भैया, क्या रहा है देखिए। क्वेश्चन की स्पीड में ज़्यादा लेकर चल रहा हूं, ठीक है। अगर आप इनका फुल लेक्चर पाना चाहते हो या PDF फ्री में पाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। पूरी कोशिश की जाएगी
है ना, डेली लाइव सेशन रहता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से संबंधित आपको जो भी क्वेरी हो, किसी भी टॉपिक का PDF अगर आपको चाहिए तो एकदम 0 रुपये में आपको वो मिल जाएगा। एक क्लिक से ही आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के, नीट के, IIT के या किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स जो है फ्री में प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। आइए क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन इज द कंबस्टेड विच हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है, अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। ये ज़्यादा ठीक लग रहा है बट 4 को पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो ज़्यादा पॉजिटिव है मेरे भाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इन विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता घटती है। ये क्वेश्चन मैं आपको 5000 करोड़ बार करवा चुका हूँ। हमेशा कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। काफ़ी ट्रेंड करता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ आर द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रिलेटेड टू द फॉलोइंग, चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है। आपने कहा सर अपोजिट होता है क्या, है ना, जो सी होता है वो कहीं ना कहीं बात करता है 1/r के साथ, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम सी की यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, बात क्लियर होनी चाहिए। स्पीड के साथ अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, ये देखिएगा। द डिवाइस इन विच द कॉम्बिनेशन एनर्जी ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड द मेथेन इज द डायरेक्टली, है ना, कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन से ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं वो क्या है। क्या डायनो में है, नॉट, निकिल कैडमियम नॉट, ईंधन सेल है, हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बताओ, मैंने कहा 50-50%, सी और डी में से आपको चॉइस करना है, डी और सी में से आपको यहाँ पर चॉइस करना है। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर फ्यूल सेल के साथ चला जाएगा। आपने कहा सर हाइड्रोजन की बात कर रहा है क्या, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, यहाँ पर मेथेन भी दे सकता था, ऑक्सीजन भी दे सकता था, क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अवयव हैं किसके, फ्यूल सेल के, ईंधन सेल के सारे के सारे अवयव हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, स्किप नहीं करना है, क्लास को छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन समझो। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इज द रिलेटेड टू, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या कहता है। धनायन के ऋणायन परमाणु की संख्या से, विद्युत के समतुल्य भार से, ऋणायन के धनायन की संख्या से, ऋणायन के वेग से, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 का क्या होगा। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, क्या विद्युत के समतुल्य के साथ चला जाएगा। बिल्कुल, बात करता है विद्युत धारा के समतुल्य भार से, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बस एक क्वेश्चन और रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड, निम्नलिखित में से आयनिक कंपाउंड कौन सा है। आपने कहा सर अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं है, आयन में नहीं टूटता, शक्कर आयन में नहीं टूटती, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आयन में टूटता है, आपको पता होगा H+Cl- में टूटता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये भी आयन में टूटता है, यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन सही है, Na पॉजिटिव NO3 निगेटिव, तो ये भी सही है इसका ये भी सही है, इसके दो ऑप्शन सही है, बी और डी दोनों सही हैं भैया, क्योंकि अल्कोहल शक्कर ये तो नहीं टूटते, बट हाइड्रोजन क्लोराइड भी टूटता है और डी भी टूटता है, तो इसके ऑप्शन नंबर दोनों ठीक हैं। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं जिसके दो ऑप्शन सही हो या फिर कोई सा भी ऑप्शन सही ना हो, तो ऐसे फिर कॉमन नंबर मिलते हैं, सबको सेम नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो स्वाभाविक है, हर एग्जाम में कम से कम ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द यील्ड ऑफ इट एट एनोड, ये दोनों जगह, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज, सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलीन के घोल का विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद पर, यहाँ पर एनोड कैटायन होना चाहिए एक,
एनायन होना चाहिए, एनोड कैथोड होना चाहिए, कैथोड, एनोड और कैथोड, ठीक है। पर प्राप्त प्रतिफल बताओ। सोडियम फ्लोराइड का एक घोल है NaF, इसको आपको तोड़ना है। बताओ किस में तोड़ोगे आप? जब आप इसके जलीय घोल को तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं किसकी बात करेगा? फ्लोरीन टूटेगा। और जलीय की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो F2 और H2, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बच्चे बी मार रहे हैं, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। जो बच्चे ए मारे रहे हैं इसका आंसर, ये गलती मत करना, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसको इसके बेस पे तोड़ के बैठ जाते हैं, तो F2 और Na की बात करते हैं। बट हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि चलिए घोल तो आपको उसमें पानी भी घोलना है, जब पानी घोलना ही है तो हाइड्रोजन भी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे क्लियर हो गई होंगी। जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसका अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको ये सेम टू सेम PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। कोई आंसर यहाँ पर बताया नहीं गया है, अपने सेल्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप जो है इस PDF को पा सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, ठीक है। ईमानदार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।